यस सर, मैं आंसर मुझे लगता है 11.3 आया था। नहीं, तुम्हारा आंसर 11.3 आया था या कुछ और 360 समथिंग आ रहा था? नहीं सर, मैं 11.3 आया था, फिर आपने भी किया तो आपका भी यही आंसर आया था, फिर आपने बोला कि मैं आपको बताऊंगा कि आंसर ठीक कैसे है, आया। ठीक है, ठीक है। सो तुम्हारे पास वो सोल्यूशन खुला हुआ है अभी? यस सर। ठीक है। अम, ठीक है, मुझे थीटा की वैल्यू बताओ क्या आई थी? सर 11.33 करके कुछ थी। मैंने वैल्यू 11 लिखी नहीं, लगा कि वो गलत वैल्यू है। ठीक है, 11.3 डिग्री तुम्हारा आंसर आ रहा था। और बुक के अंदर जो एक्चुअल आंसर है वो क्या था? बुक के अंदर शायद 360 है, मैं एक दफ़ा आपको कंफर्म मुझे बताती हूँ। देख लो एक नज़र। एक काम करो, मुझे क्वेश्चन नंबर ही बता दो, हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अभी जल्दी से। सर क्वेश्चन नंबर 2.6 है। ठीक है, 2.6 का कौन सा पार्ट था? आपने कहा था 2.6 का डी आपने कर लिया था, सी आपने मुझे होमवर्क दिया था, और फिर सी का ठीक है। डिफरेंट आता था। सो सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये करना था हमें। यस सर। ओके, सो हम अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको। ए इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j। एंड एक मिनट होल्ड करना। ओके, आसान का वेट करो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं।
जी सर। सर आपने यहाँ अच्छा, पे 1 और -1 क्यों नहीं लिखा है? यहाँ रूट वाली जगह पर। नहीं, जहाँ पे CY यहाँ पे नीचे है, वहाँ पे -1 लिखेंगे, आपने 1/5 अच्छा ठीक है, लिखा है। मैं यहाँ समझाता हूँ, मैं पूरा समझाता हूँ उसको। देखो, मेरे पास जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दो चीजें जो है वो गिवन थी, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, मुझे फाइंड करनी थी वन मैग्नीट्यूड ऑफ सी एंड द डायरेक्शन ऑफ सी, ये दो चीजें मुझे फाइंड आउट करनी थी। मैंने जो है वो पहले तो सी को फाइंड आउट किया जो कि इक्वल था ए प्लस बी के, तो मैंने वेक्टर ए लिखा, फिर वेक्टर बी लिखा। वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब हम ऐड कर रहे हैं तो आई वाली वैल्यूज को आई के साथ और जे वाली वैल्यू को जे के साथ मैंने सॉल्व किया, तो ये मेरे पास फाइनली आंसर आ गया सी का। ये सी आ गया, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है। मैग्नीट्यूड के लिए मैंने एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और देन स्क्वायर रूट। सो इससे मेरे पास जो है वो आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट 26 और दैट इज इक्वल टू 5.09 यूनिट। तो यहाँ मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया। क्लियर है ये? जी सर। अच्छा, फिर मैंने एंगल के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई किया, एंगल इक्वल होता है टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो ये मेरा c है, ये वेक्टर c का x कंपोनेंट आ गया cx, और ये मेरे पास c का y कंपोनेंट आ गया cy। मैंने यहाँ पे वैल्यूज को पुट किया है, मैंने साइंस को शामिल नहीं किया। साइंस के लिए मैंने यहाँ पे साइड पे दोबारा काम किया है, इसको मैं अभी समझाता हूँ कि ये क्या किया है। मैंने सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड को लिया है, सी वाई का मैग्नीट्यूड 1 और सी वाई का मैग्नीट्यूड 5, और जब मैंने इसको वैल्यूज को डिवाइड किया और साइंटिफिक कैलकुलेटर से इनवर्स कैलकुलेट किया, तो मेरे पास आंसर आया है 11.3। यहाँ तक समझ आ गया? सर जब मैं करती हूँ अपने अपने कैलकुलेटर पे तो 9 आता है, फिर मैं लैपटॉप पे करती हूँ तो फिर 11.3 आता है। देखो, फिर तुम्हारे कैलकुलेटर के अंदर वो रेडियन और डिग्री वाली सेटिंग नहीं की हुई होगी। मेरे पास यहाँ डिग्री हुआ हुआ है। डिग्री हुआ हुआ है तो फिर तुम दोबारा चेक करना, साइंटिफिक कैलकुलेटर से मैंने सॉल्व किया है टेंजेंट इनवर्स 1/5, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 11.3 डिग्रीज। ओके सर, मैं करती हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको कर लेना। अच्छा, अब देखो मेरे पास यहाँ से जो आंसर आया ना वेक्टर सी का, तो मैं यहाँ इस वेक्टर को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि इसका जो एंगल है वो 11.3 आ रहा है। अच्छा, अब इसकी साइंस को देखते हैं। सी का जो एक्स कंपोनेंट है वो 5i है, और c का जो y कंपोनेंट है इट इज इक्वल टू -1j। इसका मतलब है x कंपोनेंट पॉजिटिव है और y कंपोनेंट नेगेटिव है। तो अगर हम इसी चीज को जो है वो ग्राफ के ऊपर देखें, सो ये मेरे पास पॉजिटिव x, ये मेरे पास नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y, और ये हो जाएगा नेगेटिव y। सो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, तो ये हमारा कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर हम सी एक्स और सी वाई की वैल्यूज की साइंस को देखें तो सी एक्स पॉजिटिव और वाई कंपोनेंट नेगेटिव, तो उसका मतलब है हमारा जो थीटा है वो हमारा थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। ये बात समझ आई? यस सर। ओके, अब मैं इस वेक्टर को ड्रॉ करता हूं। अब देखो मैं ड्रॉ कैसे कर रहा हूं। मेरे पास सी एक्स के 5 यूनिट्स हैं और वाई का -1 यूनिट है, तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूं 1 2 3 4 एंड 5, और मेरे पास y के ऊपर जो है वो 1 यूनिट है, तो ये -1 हो गया और ये +5 हो गया। तो मेरे पास जो वेक्टर है वो कुछ यहाँ पे आएगा पॉइंट, और उसका जो पोजीशन वेक्टर है कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया वेक्टर सी। समझ आया ये? यस सर। अच्छा, अब ये जो मेरे पास आंसर आया ना एंगल का, दैट इज 11.3 डिग्री, ये 11.3 डिग्री मेरे पास एक एक्यूट एंगल आया है, एंड दिस 11.3 इज दिस एंगल जो मैंने यहाँ पे मार्क किया 11.3 डिग्री। ठीक है ये बात? जी सर। अच्छा, अब याद करो मैंने बताया था कि जब हम वेक्टर का एंगल मार्क कर रहे होते हैं या वेक्टर का एंगल मेजर कर रहे होते हैं, तो वेक्टर का एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर होता है। थीटा इज मेजर्ड
with respect to positive x axis। याद है ये बात मैंने बताई थी? यस सर। और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा मेजर होता है। तो जब हम इस वेक्टर सी के एंगल को मेजर करेंगे तो हमारा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से मेजर होगा। ठीक है ये बात? इस सर फिर जब हम लोग फिर जाके चेक करेंगे वैल्यू तो फिर 349 बनती है। तो फिर 349 बनती है। अब देखो मैं एक और नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं सारे क्वाड्रेंट के लिए तुम्हें आंसर समझा देता हूं। यहाँ पे ये एग्जांपल में समझ आ गया कि थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होता है। यस सर समझ आ गया। ठीक है, तो थीटा प्लस 11.3 पूरा एक सर्कल फॉर्म हो रहा है, तो दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री। और अगर हम यहाँ से थीटा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 360 में से 11.3 को हम माइनस कर देते हैं। सो माइनस करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 360 माइनस 11.3, तो हमारे पास 348.7 आंसर आ रहा है। क्लियर है ये आंसर? अब यस सर फिर राउंड ऑफ कर दे तो 349 राउंड हो ऑफ जाएगा। कर देंगे तो 349 हो जाएगा। राउंड ऑफ ना करें तो एज इट इज भी रहने दे सकते हैं। यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, तो एक और एक जर्नल, ये जो न्यूमेरिकल एक के लिए चीज जो हम करेंगे। दोबारा पूछो। फिर हम लोग ये हर न्यूमेरिकल के लिए करेंगे। मैं वहां पे वही जर्नलाइज करके यहाँ पे समझा रहा था कि एंगल के अंदर ये काम अब कब करेंगे, कैलकुलेटिंग दी एंगल। जब भी हम किसी वेक्टर का एंगल कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल वेक्टर ए है, इसका एंगल हम मेजर कर रहे हैं, जो कि हमारे पास इक्वल होगा ए एक्स आई प्लस ए बाय जे। इसी तरह से हमारे पास कोई भी वेक्टर होगा जिसका हमें एंगल मेजर करना है। सो एंगल मेजर करते हुए हमें हमेशा ए एक्स और ए वाई की साइंस को देखना है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्वाड्रेंट बना देता हूं मैं। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई। ये जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ओके, सो ये वाला क्वाड्रेंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ए एक्स भी पॉजिटिव है और ए वाई भी हमारा पॉजिटिव होता है। तो जो भी हमारा थीटा आएगा वो एक्चुअल में हमारा आंसर होगा। उसके अंदर कोई प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना है। ये बात समझ आ गई? यस सर। ओके, देन हमारे पास है ये वाला क्वाड्रेंट कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का कैसे पता चलेगा कि ए एक्स जो है वो हमारा नेगेटिव में होगा और ए वाई जो है वो हमारा पॉजिटिव में होगा। एक्स कंपोनेंट नेगेटिव और वाई कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव। जब इस तरह से हो तो हमारा जो वेक्टर है सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। तो ये हमारा वेक्टर बन जाएगा। और जब हम एंगल को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर ये वाला एंगल आएगा, जो कि गलत है। एक्चुअल आंसर जो है वो हमारा यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेके इस तरह से इस डायरेक्शन में फॉर्म होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा हो तो हम थीटा कैलकुलेट करने के लिए जो है वो क्या करेंगे कि हम 180 में से उस थीटा को माइनस कर देंगे। समझ आई बात? यस सर। ठीक है, इसी तरह से ये वाला जो क्वाड्रेंट है ये कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स कंपोनेंट की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, ए वाई के भी वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। और जब हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा इस तरह से फॉर्म होगा। तो जब इस तरह से फॉर्म हो रहा है तो जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा, जो आंसर आएगा हमारा 10 वाले फॉर्मूले से, वो ये वाला एंगल होगा। जबकि असल एंगल तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा है। तो हम इस एंगल के अंदर जो है वो 180 को प्लस कर देते हैं। सो जब हम फाइनल आंसर निकाल रहे होंगे, ये हमारा फाइनल आंसर है। इट इज इक्वल टू 180 प्लस थीटा। ये वाला जो थीटा है वो 10 के फॉर्मूले से जो हमारा आंसर आया वो थीटा है। और ये थीटा हमारा एक्चुअल एंगल होगा, जो कि फाइनल डायरेक्शन होगी हमारे वेक्टर की। क्लियर है ये? यस सर। ओके,
इसी तरह से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव होता है और वाई कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव होता है। तो जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोई वेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 10 के फॉर्मूले से, ये वो थीटा आंसर आएगा फॉर्मूले में से। और हमें जो एक्चुअल आंसर फाइंड करना है दैट इज दिस एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा थीटा नॉट, वो असल में बराबर होगा 360 माइनस थीटा के। क्लियर है ये? यस सर, जी सर। ओके, सो नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो इस तरह के जब भी एंगल फाइंड आउट करना हो ना, तो हम एक्स और वाई कंपोनेंट को देखेंगे कि एक्स और वाई कंपोनेंट की साइन किस तरह की है, और उस साइन को देख के फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। सो अब जो हमारा टॉपिक है वो था कुछ कि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फाइंड आउट करना सीख लिए थे। अब हम देखते हैं कि हम वेक्टर एडिशन किस तरह करते हैं बाय यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर पहले भी मैंने दो मेथड से, दो तरीकों से बताई थी, याद है तो मुझे बताओ कौन से मेथड थे? सर हम हेड टू टेल रूल यूज करते थे। बिल्कुल सही है, एक हेड टू टेल रूल पढ़ा था और दूसरा रूल क्या था? पैरेललोग्राम वाला। जी बिल्कुल, दूसरा मेथड जो हमने पढ़ा था वो था पैरेललोग्राम मेथड। आज जो है वो क्लास के अंदर हम एक और न्यू मेथड सीख रहे हैं दैट इज नोन एज एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम कैसे निकालते हैं ये हमने जो है वो लास्ट क्लास के अंदर सीख लिया था। पेज नंबर 28 वाली एक डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ, उस डायग्राम को निकाल के अपने सामने रख लो। ओके सर। ओके, सो ये हमारे पास एक्सेस आ गए। इसमें हम लिख देते हैं कि दिस इज आर एक्स एक्सिस, और ये वाला एक्सिस हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस। हमें यहाँ पे जो है वो तीन वेक्टर्स गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी। इन तीन वेक्टर्स को जो है वो हमें ऐड करके दिखाना है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। तो मैं यहाँ पर जो है वो तीन वेक्टर्स को पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ये हमारा जो है वो पहला वेक्टर हो जाएगा। इसी तरह से ये हम ले लेते हैं अपना दूसरा वेक्टर, और ये हमारे पास हो जाएगा थर्ड वेक्टर। इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर्स को। एक को हम नाम दे देते हैं वेक्टर ए, ये हमारे पास हो जाएगा वेक्टर बी, और ये हो जाएगा वेक्टर सी। डायग्राम क्लियर है? यस सर। अच्छा देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है वो इन वेक्टर्स को जो है वो ऐड करके दिखाना है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के थ्रू जो है वो हमें इसको वो करके दिखाना है, ऐड करके दिखाना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे तीन इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर। तो मैं सबसे पहले जो है वो वेक्टर ए को जो है वो ब्रेक करता हूँ उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक करते हैं? सर हेड टू टेल रूल में से हम लोग हेड अलग करते थे, ऐसा कुछ था। देखो, हेड टू टेल रूल तो हो गया एक मेथड, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अब हम जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड की मदद से जो है वो उसको सॉल्व करेंगे।
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कैसे बनाते हैं? सर हम ओरिजिन लेते थे, देन हम लोग ओरिजिन, ओरिजिन। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये सुन लो कि मैं हम जो है वो किस तरह से ऐड करते हैं। सो मैंने क्या किया, देखो मैंने जो है वो उस वेक्टर ए को अगर मैं स्प्लिट करूं या ब्रेक करूं उसके कंपोनेंट्स के अंदर, तो एक कंपोनेंट हमारे पास ये आ जाएगा, ये y एक्सिस के पैरेलल है तो हम इसको कहेंगे ए वाई, और एक कंपोनेंट हमारे पास ये आ जाएगा जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, इसको हम नाम दे देंगे ए एक्स। क्लियर है? ये मैंने वेक्टर ए का रेजोल्यूशन कर दिया। जी सर क्लियर है। ठीक है, अब मैं यही काम जो है वो बी के साथ कर रहा हूं। सो ये मेरे पास कंपोनेंट आ गया, y एक्सिस के पैरेलल है तो ये कहलाएगा बी वाई, और ये कंपोनेंट आ गया अलोंग x एक्सिस तो हम इसको कह देंगे बी एक्स। क्लियर है? अब यस सर। सेम काम अब मैं वेक्टर सी के साथ करता हूं। तो जब वेक्टर सी के साथ करूंगा तो मेरा जो वेक्टर सी का y कंपोनेंट है वो हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा सी वाई, और यहां से लेके यहां तक ये मेरा हो जाएगा सी एक्स। समझ आ गई बात? यस सर। ओके, अब इसी डायग्राम को देखो मैं थोड़ा सा चेंज करके बनाता हूं। सो सेम डायग्राम को मैं जब ड्रॉ करता हूं फिर उसको मैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड से हम ऐड करना सीखते हैं। सो ये मेरे पास जो है वो एक्सिस आ गए, दिस इज पॉजिटिव वाई एंड दिस इज पॉजिटिव एक्स। सो पहला वेक्टर जो ए था हमारा, मैं उसको एज इट इज ले लेता हूं, ये मेरा आ गया वेक्टर ए। ठीक है, उसके बाद इसके बाद मैं वेक्टर बी को जो है वो उसी हेड टू टेल रूल की मदद से जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, तो ये मेरा वेक्टर बी आ गया। सिमिलरली वेक्टर सी के लिए जगह नहीं है, मैं थोड़ी सी स्पेस बना लूं। ओके, सो वेक्टर सी ड्रॉ करते हैं हेड टू टेल रूल वाला ही, तो ये मेरा जो है वो अब वेक्टर आ गया सी। सो दिस इज माय वेक्टर सी। यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। ओके, सो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। तो जो पहले वाली डायग्राम के ऊपर मैंने काम किया है वो काम मैं अगेन यहाँ इस डायग्राम के ऊपर करूंगा। पहले मैंने एडिशन जिस तरह रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ब्रेक करना सीखा था, पहले हमने उस हिसाब से उसको ब्रेक कर दिया। अब मैं जो है वो उसको हेड टू टेल वाली जो डायग्राम है उसके ऊपर भी सेम काम करता हूँ। देखो, सो मैंने जो है वो रेड से ड्रॉ किया था, इसको अगेन रेड से ले लेते हैं। सो यहां से लेकर, देखो मैं जो मार्क कर रहा हूं उसको गौर से देखना, यहां से लेके जो हमारा यहां तक का जो कंपोनेंट है ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? सर जो y एक्सिस के पैरेलल है वो ए वाई होगा, जो x एक्सिस के साथ है वो ए एक्स होगा। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं, दिस इज ए एक्स। सिमिलरली यहां से लेके, सो यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा कंपोनेंट है ये कहलाएगा हमारा ए एक्स। ये समझ आ गया? मैंने स्प्लिट किया है। सर वो ए एक्स कैसे हुआ? देखो सॉरी, ये ए वाई हो जाएगा, सॉरी, ए एक्स नीचे एक्स एक्सिस पे था, ये हो जाएगा ए वाई। ठीक है, यस सर। अच्छा अब मैं बी को स्प्लिट कर रहा हूं उसके कंपोनेंट्स के अंदर। तो देखो बी वेक्टर शुरू हो रहा है यहां से और खत्म हो रहा है यहां पे, तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो भी शुरू होगा यहां से और एंड होगा यहां पर, तो ये पूरा कहलाएगा बी एक्स।
इसी तरह से y को देखें तो यहां से शुरू हो रहा है b और खत्म हो रहा है यहाँ पे। तो y एक्सिस पे देखें तो ये मेरे पास हो जाएगा बी वाई। क्लियर है? यस सर। ओके, सब सेम काम जो है वो हम करते हैं वेक्टर सी के साथ। वेक्टर सी यहाँ से शुरू हो रहा है, उसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा कंपोनेंट है ये हमारा कहलाएगा सी का y कंपोनेंट, सी वाई। इसी तरह से अलोंग x एक्सिस देखें, सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा सी का y कंपोनेंट। डायग्राम क्लियर है? सर हमने आपने जैसे यहाँ पे पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल टाइप आपने यहाँ पे डॉट्स रखे, वो हम लोग ने पहली वाली डायग्राम में नहीं बनाया। नहीं, मैंने पहले उसका अलग, मैंने एक तरह, हमारा जो मेन काम है ना वो सेकंड वाली डायग्राम से शुरू हो रहा है। मैंने सिर्फ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कैसे ब्रेक करते हैं उसको रिकॉल करने के लिए मैंने ये सारा काम दोबारा से जो है वो पहली वाली डायग्राम के अंदर समझाया। अदरवाइज हमारा जो एक्चुअल काम है वो डायग्राम बी से शुरू हो रहा है। हमें आपने बताया था कि हमने दो अप्रोचेस सीखे थे, एक हेड टू टेल रूल था और एक दूसरा ये वाला था, तो हमने दूसरे वाले मेथड से किए हैं। देखो, मैंने दो मेथड सिखाए थे वेक्टर एडिशन के, एक हमारा था पैरेललोग्राम मेथड और दूसरा था हेड टू टेल रूल। तो यहाँ हम जो है वो हेड टू टेल रूल की मदद से जो है वो वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, बट यहाँ पे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को भी हम शामिल कर रहे हैं। जो मैंने पैरेललोग्राम मेथड बताया था वो हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, मैंने जस्ट फॉर द नॉलेज बताया था कि ये भी एक मेथड होता है वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। यस सर। अच्छा, अब देखो मुझे रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। रिजल्टेंट ड्रॉ करने कैसे करते हैं, रिकॉल करो जल्दी से। सर फिर ओवरऑल एक लाइन लेते थे हम लोग ओरिजिन से, आई गेस पूरे। फर्स्ट वेक्टर की टेल से लेके लास्ट वेक्टर के हेड तक जो हमारा वेक्टर होता है उस वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो जो मैंने लास्ट में ड्रॉ किया है, दिस इज माय रिजल्टेंट वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब बाकी जो तीनों वेक्टर्स मौजूद है ना, ए बी और सी, उसको भूल जाओ। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ लेट सपोज मौजूद है रिजल्टेंट वेक्टर मेरे पास सिर्फ मौजूद है, और उस रिजल्टेंट वेक्टर को जब मैं रेजोल्यूशन करूंगा तो मैं इसका रेजोल्यूशन किस तरह करूंगा, वेक्टर मेरा स्टार्ट हो रहा है यहाँ ओरिजिन से और इसकी जो हेड आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे। सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा कंपोनेंट जो है वो कहलाएगा रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखें तो यहाँ से शुरू हो रहा है मेरा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर और यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग देखें तो ये पूरा मेरे पास आ जाएगा यहाँ तक रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, और सॉरी ये वाला हो जाएगा वाई कंपोनेंट। समझ आई लास्ट में जो मैंने बात की? जी सर। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे सिर्फ y एक्सिस पे देखो, y एक्सिस पे तीन वेक्टर्स हैं। पहला एक ये वेक्टर, सो ये एक पहला वेक्टर है ए वाई, दूसरा वेक्टर है बी वाई और तीसरा वेक्टर है सी वाई। अब देखो तीनों, जहां से खत्म हुआ वहां दूसरा शुरू हुआ, जहां दूसरा खत्म हुआ वहां तीसरा शुरू हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ए वाई और बी वाई और सी वाई इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? आर वाई होगा। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट। बिल्कुल सही है। यही लॉजिक जो है वो x एक्सिस के ऊपर अप्लाई करो। तो फिर आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। बिल्कुल सही है। आर एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स
प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। ये बात समझ आ गई? यस सर। ओके। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमें एंगल मालूम करने हो या मैग्नीट्यूड मालूम करना हो तो उसके लिए भी हमारे पास जो है कुछ सिमिलर टाइप का फॉर्मूला है। इसको मैं, ये जो अभी हमने ड्राइव किया है उसको मैं अलग से लिख देता हूँ कि हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर था, रिजल्टेंट वेक्टर r, so this vector r is equals to rx I plus ry j। इसी तरह से हमने अपनी डेरिवेशन से देखा कि आर एक्स इट सेल्फ इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, और अगर इससे ज्यादा भी वेक्टर है तो एंड सो ऑन। तो तमाम वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट को मैं ऐड करूंगा तो वी विल गेट द एक्स कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। बिल्कुल इसी तरह से जो आर वाई हमने फाइंड आउट किया, इट इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई एंड सो ऑन। तो अगर मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का y कंपोनेंट चाहिए तो मैं तमाम वेक्टर्स के y कंपोनेंट्स को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका y कंपोनेंट आ जाएगा। क्लियर है ये? यस सर। ओके। सिमिलरली अगर मुझे चाहिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। यस सर। सो मैं आर एक्स और आई बार की वैल्यूज अगर मैं इसके अंदर पुट करूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन ऐसे बन जाएगा, ए एक्स प्लस ए वाई प्लस, सॉरी, ए एक्स देन बी एक्स प्लस सी एक्स इसका होल स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट की वैल्यू ये रही हमारे पास, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है ये? यस सर। ओके। नाउ फॉर द डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। सो आर एक्स की वैल्यू ये रही हमारे पास, आर वाई की वैल्यू ये रही हमारे पास, तो इसको पुट करेंगे तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स आर वाई इज इक्वल्स टू ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। क्लियर है यहाँ तक? सर ये टेंजेंट वाला फॉर्मूला समझ नहीं आया। देखो टेंजेंट वाला फॉर्मूला हमने करते थे ना, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट। जैसे ये वाला जनरल फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, ये वाला भी जनरल फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। इस जनरल फॉर्मूले को इस वेक्टर के हिसाब से हमने थोड़ा सा वैल्यूज को पुट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से थीटा के फॉर्मूले में भी हमने आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज को अपने इस सॉल्यूशन के हिसाब से जो है वो उसको वैल्यूज को पुट कर दिया है। सर हमने दो टाइप ऑफ फॉर्मूला स्टडी किए तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? अच्छा, मुझे, चलो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आता हूँ। अब मुझे बताओ दो टाइप के फॉर्मूले कौन से कह रही हो तुम? मतलब अभी आपने जो ये फॉर्मूला ड्राइव किया था ये वाला, और हमने पिछली क्लास में जो न्यूमेरिकल्स किए थे जिसके वो वाला फॉर्मूला। ये थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स और ए वाई ओवर ए एक्स, इस फॉर्मूले की बात कर रही हो? यस सर। ओके। और आज जो हमने फॉर्मूला किया, इट इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट इनवर्स ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। ठीक है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे? जब हमारे पास एक वेक्टर गिवन हो, एक वेक्टर सिर्फ गिवन हो, दैट इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। जब हमारे पास एक वेक्टर गिवन होगा ना
उसका अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, सॉरी डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। ठीक है ये बात? यस सर। ओके। इसी तरह से अगर मेरे पास तीन वेक्टर्स दिए हुए, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर दिया हुआ ए जिसकी वैल्यू है 3i प्लस 2j, वेक्टर मेरे पास दिया हुआ है बी, उसकी वैल्यू मेरे पास गिवन है 4i माइनस 3j, और मेरे पास वेक्टर सी गिवन है दैट इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 4i माइनस 5j। ठीक है? जी सर। सो अब अगर मुझे कहा जाए कि अगर ए बी और सी को हम ऐड कर रहे हैं, इन तीनों को ऐड करने से हमारे पास रिजल्टेंट आ रहा है आर, सो उस रिजल्टेंट का अगर मुझे एंगल फाइंड करना है तो मैं इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को यूज करके जो है वो रिजल्टेंट का एंगल फाइंड आउट करूंगा। ओके सर। ठीक है? और ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला बेसिकली यहीं से हमने यूज किया है। अगर लेट सपोज मैं ये करूं, ए बी और सी को पहले ऐड कर दूं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा आर का 3 4 4 8 एंड 11i, और जे आ जाएगा 2 -1 और -6। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये बात समझ आई? यस सर। सो अगर मैंने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट कर लिया है और अब मुझे एंगल फाइंड करना है, तो अब मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं, बिकॉज ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए मुझे चाहिए टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, मुझे ये चाहिए। सो आर एक्स की वैल्यू भी पता चल गई, आर वाई की भी वैल्यू पता चल गई। अगर मुझे आर एक्स और आर वाई नहीं पता और मुझे जो है वो वेक्टर्स दिए हुए हैं, उसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, तो उसकी मदद से अगर मुझे एंगल फाइंड आउट करना है तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अगर मैंने सॉल्व करने के बाद अपना एक रिजल्टेंट वेक्टर मालूम कर लिया लाइक दिस वन, तो मैं डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकता हूँ। समझ आ गई बात? जी सर, क्योंकि इसका भी स्टेप एक यही है कि हमें सबको ऐड करके देन डिवाइड करना है। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही कैच किया कि ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया है ये असल में न्यू फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला जो है वो यहीं से निकल के आया है। अगर मेरे पास फाइनल रिजल्ट दिया हुआ है तो मैं यही वाले फॉर्मूले से यूज करके जो है वो एंगल निकाल सकता हूँ, जैसे तुमने होमवर्क के अंदर किया था। अगर मुझे फाइनल वेक्टर नहीं दिया हुआ, मुझे सिर्फ अलग अलग वेक्टर दिए हुए, उनके एक्स और वाई दिए हुए, तो उसको यूज करके जो है वो मैं इस तरह से रिजल्टेंट का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है? तो यहाँ जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उसको मैं समराइज कर देता हूँ कि दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट। और ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ दैट एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू the sum of x component of all the vectors। ये स्टेटमेंट समझ आई? सर इस स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वो सारे वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट के इक्वल है। अब सारे वेक्टर कौन से? ए एक्स, बी एक्स और सी एक्स वाला। सारे वेक्टर वो वाले जिसको ऐड करने के बाद हमारे पास रिजल्टेंट आया। बिल्कुल सही है। इसी तरह से मुझे इस स्टेटमेंट को समराइज करके बताओ। एक्स वाई कंपोनेंट जो आर का जो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट होगा वो सारे ए वाई, बी वाई और सी वाई के वेक्टर्स के इक्वल होगा। बिल्कुल सही है। दी y component of resultant vector is equal to sum of y component of all the vectors। सो यहाँ से मैं एक और बात लास्ट में समझा दूं कि अगर रिजल्टेंट हमारे पास जो वेक्टर है वो इक्वल है बहुत सारे वेक्टर्स के सम के, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी
प्लस एंड सो ऑन। जैसे अभी हमने यहाँ पे 3 वेक्टर लेके सॉल्व किया, 3 से ज्यादा अगर वेक्टर हो तो क्या होगा। सो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो तो हमारे पास इसी के बराबर होगा आर एक्स आई प्लस आर वाई जे के, और जो आर एक्स है वो बराबर हो जाएगा ए एक्स बी एक्स सी एक्स एंड सो ऑन। इसी तरह से जो आर वाई है वो हमारा इक्वल हो जाएगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड इक्वल होता है आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। सो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा कुछ इस तरह से, दैट ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स एंड सो ऑन इसका स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस एंड सो ऑन इसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला समझ आया? यस सर। ओके इसी तरह से फाइनली अगर मैं एंगल का फॉर्मूला लिखूं, सो एंगल इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। सो आर वाई आर एक्स की जो वैल्यूज हैं वो मेरे पास हो जाएंगी ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस so on divided by ax plus bx plus cx plus and so on। क्लियर है यहाँ तक बात? जी सर। ओके सो नेक्स्ट इसके बाद अच्छा पेज नंबर 30 पर आ जाओ। यस सर आ गई। ओके पेज नंबर 30 पे देखो, ये जो टेबल 2.1 है ये वही टेबल है जो कि अभी मैंने पीछे समझाया। इसमें देखो 4 क्वाड्रेंट दिए हुए, चारों क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यूज बताई हुई हैं कि ये हमारा जो क्वाड्रेंट है प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई एंड माइनस वाई। तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है वो पॉजिटिव होता है और वाई कंपोनेंट भी जो है वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पर रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव और वाई कंपोनेंट जो है वो पॉजिटिव। ये थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पर रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट नेगेटिव और वाई कंपोनेंट नेगेटिव। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पर रिजल्टेंट का एक्स क्वाड्रेंट पॉजिटिव और वाई क्वाड्रेंट नेगेटिव। दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ये बात क्लियर है? सर ये वाला मुझे समझ नहीं आया टेबल। देखो मैंने सॉल्व करने के बाद अभी पीछे एक एग्जांपल दी थी ना कि रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू आर एक्स प्लस आर वाई, ये मेरे पास आ गया। अच्छा तो मतलब ये जो आर की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है या पॉजिटिव आती है वो फिर बताती है कौन से क्वाड्रेंट से है फिर ये। फिर इसी हिसाब से फिर जो है वो मेरा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स। सो मेरा जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है ना वो हमें समझने के लिए ये टेबल जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये वही क्वाड्रेंट है जो अभी मैंने पीछे भी बताए थे। तो वो इसका रिजल्टेंट का बना है वो हमने सिर्फ आर एक्स और आर वाई के लिए किया था। हाँ एक ही बात है, किसी एक वेक्टर की बात करें या फिर रिजल्टेंट की बात करें जो कि सम होके आ रहा है, बात एक ही है। ओके सर। ठीक है अगर जो है वो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो तो दिस इज माय फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसके अंदर एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। जो हमारा फाइनल जो हमारा आंसर है उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं थीटा नॉट। जो थीटा नॉट है वही असल में हमारा फाइनल आंसर होगा थीटा के, और ये फॉर एग्जांपल हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से अगर थीटा हमारा जो है वो लाई कर रहा हो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो सेकंड क्वाड्रेंट हमारा जो है वो फॉर एग्जांपल ये मैंने एक्सिस बना दिए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट।
अगर मेरा रिजल्टेंट वेक्टर यूं आ रहा है और सेकंड में आ रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा? ये जो मैंने यहाँ टेबल बनाया है, आर एक्स नेगेटिव में होगा और आर वाई पॉजिटिव होगा। तो जब हम इस फॉर्मूले को यूज करके जब हम थीटा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो ये वाला एंगल आएगा, और जो एक्चुअल सर आंसर आपने है थीटा। सर आपने यहाँ पे प्लस वाई क्यों लिखा है और वहाँ पे जगह प्लस वाई? सॉरी सॉरी सॉरी, ये पॉजिटिव एक्स है। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, तो जब हम फॉर्मूले की मदद से इसका एंगल फाइंड आउट करेंगे तो मैंने जो यहाँ मार्क करके दिखा है मेरा आंसर ये आएगा, जबकि असल में जो एंगल की डायरेक्शन है वो ये वाली होती है। तो इसको अगर हम नाम दे दें थीटा नॉट से, तो हमारा जो असल आंसर होगा वो बराबर होगा 180 माइनस थीटा के। ठीक है यहाँ तक? यस सर। सिमिलरली अगर हमारा जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आए, लाइक फॉर एग्जांपल अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा वेक्टर आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले के थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा एक्स एक्सिस से, जबकि जो असल आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेफरेंस से आता है। सो जो हमारा आंसर होगा एंगल का वो ये वाला होगा। सो जब हम यहाँ फाइनल आंसर निकाल रहे होंगे तो हमारा थीटा नॉट बराबर हो जाएगा 180 प्लस थीटा के। इसी तरह अगर हमारा जो रिजल्टेंट है या कोई वेक्टर है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा हो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एंगल आ रहा होगा तो वेक्टर हमारा जो है कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा, और जब हम एंगल मेजर करेंगे तो हमारा एंगल मेजर होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्स एक्सिस, जबकि जो असल एंगल है हमारा वो ये वाला है। तो ये एंगल हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा थीटा नॉट इक्वल हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा के। समझ आ गई बात? यस सर। ओके, सो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके जो है वो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। मैं एग्जांपल नंबर 2.2 की बात कर रहा हूँ, एग्जांपल 2.2, और सेम पेज है हमारे पास, पेज नंबर 30। सवाल को देखो, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। सो वी हैव टू फोर्सेस F1 एंड F2। F1 इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन और F2 मेरे पास है 20 न्यूटन, और एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 30 एंड 60 डिग्री। तो इसका जो एंगल बन रहा है थीटा 1 30 डिग्री और थीटा 2 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। और फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, हमें रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है। सवाल क्लियर है? सर सवाल एक दफा समझा दें। देखो दो फोर्सेस है हमारे पास, F1 और F2। लेट्स सपोज दिस इज F1 एंड दिस इज F2। ठीक है, एक बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है, मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। सो रिजल्टेंट जो कि बराबर होगा F1 प्लस F2 के। सो एक्चुअली मुझे जो है वो ये रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। ओके सर। ठीक है, अब रिजल्टेंट जो वेक्टर है वो बराबर है F1 और F2 के। इन दोनों को ऐड करके मेरे पास फाइनल रिजल्टेंट आ रहा है। F1 की वैल्यू भी गिवन है, F2 की भी वैल्यू गिवन है। अब इसको जो है वो इसी अभी जो हमने फॉर्मूला यूज किया था ना कि R इज इक्वल टू, मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ कि हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर है वो बराबर होगा आर एक्स आई के प्लस आर वाई जे के। और आर एक्स आर वाई के भी फॉर्मूले देखे थे हमने, आर एक्स इज इक्वल्स टू F1x प्लस F2x। इसी तरह से हमारा जो आर वाई है वो बराबर हो जाएगा F1y प्लस F2y। समझ आई ये बात? यस सर। ओके, अब एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के फॉर्मूलाज को रिकॉल करो। ये जो है वो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है।
अगर कोई वेक्टर, ये एफ ले लेता हूं मैं, अगर हमारे पास वेक्टर एफ है तो उसका एक्स कंपोनेंट बराबर होगा एफ कॉस थीटा के, और इसका जो वाई कंपोनेंट है वो बराबर होगा एफ साइन थीटा के। रिकॉल कर ली ये बात? यस सर। ठीक है, तो इसी चीज को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, देखती जाओ गौर से। आर एक्स विल बी इक्वल टू एफ वन कॉस थीटा वन, और एफ टू एक्स इक्वल हो जाएगा एफ टू कॉस थीटा टू। समझ आई ये बात? यस सर। आर वाई के अंदर हम ये काम करते हैं, आर वाई इज इक्वल्स टू एफ वन साइन थीटा वन प्लस एफ टू साइन थीटा टू। क्लियर है यहां तक? यस सर। ओके, तो अब ये जो दो मेरे पास एक्सप्रेशन बने आर एक्स और आर वाई के, इसको जो है वो अब हम वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करते हैं। यहाँ हम जो है वो उसको सॉल्व करते हैं आर एक्स और आर वाई को। सो वैल्यूज को अगर हम पुट करें, सो आर एक्स इज इक्वल टू एफ वन की वैल्यू क्या है? 10 न्यूटन। 10, और थीटा वन 30 डिग्री। 30 डिग्री, बिल्कुल ठीक है, प्लस एफ टू की वैल्यू 20 न्यूटन एंड थीटा टू की वैल्यू है 60 डिग्री। क्लियर है ये एक्सप्रेशन? सर ये प्लस क्यों लिखा है हमने बीच में? ये रहा प्लस, देखो ये वाला प्लस मैं लगा रहा हूँ। ओके सर। ओके, सो अब साइंटिफिक कैलकुलेटर है तुम्हारे पास? यस सर। ओके, तो इस पूरे की वैल्यू मुझे बताओ। सर 10 cos 30 की वैल्यू 8.66 आ रही है। ठीक है, मुझे डायरेक्ट आंसर बताओ पूरा। सर मेरे पास 18.66 आ रही है। ठीक है यहाँ तक? यस सर। सो इसी तरह से हम आर वाई कैलकुलेट करते हैं। सो आर वाई के अंदर वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ, देखते जाओ। सही की है मैंने, एफ वन की जगह 10, देन साइन थीटा वन की जगह 30 डिग्री, प्लस एफ टू की जगह मैं पुट कर देता हूँ 20, एंड साइन थीटा टू की जगह मैं पुट कर देता हूँ 60। क्लियर है ये वैल्यूज? यस सर। कैलकुलेट करो। ट्वेंटी 22.32। आर वाई इज इक्वल्स टू 22.32। तो मैंने आर एक्स और आर वाई फाइंड कर लिए, और देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि हमारा जो वेक्टर आर है वो बराबर है आर एक्स आई प्लस आर वाई जे के। सो मैं अपने वेक्टर आर को इस तरह से लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू 18.66 आई प्लस 22.32 जे। समझ आया ये? जी सर। सर इसको हमें ब्रेक करना ज़रूरी था। किसको ब्रेक करना? मतलब हमने यहाँ पे F1 और F2 है, हम लोग डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते थे। हमें इसको XI और RYJ उसमें ब्रेक करके फिर करना था। अच्छा एक मिनट, हमारे पास जो बुक के अंदर आंसर आए हुए हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। हमारा 18.66 आ रहा है, बुक के अंदर जो है वो नहीं नहीं बिल्कुल सही है 18.66। ठीक है, हाँ बोलो क्या बोल रही हो, दोबारा बोलो।
हम आपने यहाँ पे लिखा है कि R को हम लोग F1 प्लस F2 डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें इसको RXI और RYJ के अंदर ब्रेक करके फिर करना था। देखो तुम कह रही हो कि जो हमारा रिजल्ट है हम उसको डायरेक्ट ऐसे क्यों ना कर लें, F1 प्लस F2। सो रिजल्टेंट हमारे पास 10, F1 की वैल्यू 10 थी, F2 की वैल्यू 20 थी, तो हमारे पास रिजल्टेंट डायरेक्ट 30 न्यूटन क्यों नहीं आ गया, ये पूछ रही हो? यस सर, मैंने कहा कि ये क्यों नहीं किया, हमें इसको ब्रेक करना ज़रूरी था। देखो ये हमने क्यों नहीं किया, ये हमने इसीलिए नहीं किया कि ऐसा एडिशन अगर इस तरह से होता ना कि F1 इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन, F2 भी सेम डायरेक्शन में 20 न्यूटन, तो रिजल्टेंट निकालते तो हमारे पास 30 न्यूटन आ जाता, तो बिल्कुल सही है। बट यहाँ पर जो है वो F1 10 न्यूटन है विथ 30 डिग्री, और F2 जो है वो हमारे पास है इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन एंड 60 डिग्री, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो डायरेक्शन इस वजह से फिर हमें इसको XI और YJ के अंदर करना पड़ा। बिल्कुल सही है, इसलिए हमने इसको इस तरह से ऐड किया कि हमारा जो रिजल्टेंट है इट इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। बिल्कुल इसी तरह से F1 की जगह हमारे पास आ जाएगा F1X प्लस F1Y। सिमिलरली F2 की जगह आ जाएगा हमारे पास F2X प्लस F2Y। X को एक तरफ कर दूं अगर मैं, तो F1X प्लस F2X, सिमिलरली F2X प्लस F2Y। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा, ये मैंने वैल्यूज पुट किए और फाइनल वेक्टर R कैलकुलेट किया है। समझ आ गया? फिर सर साइन और कॉस थीटा फिर हमने X और Y के साथ फिर हमने लगा दिया। हाँ, एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूले में कॉस आता है और वाई कंपोनेंट के फॉर्मूले में हमेशा साइन आता है। ओके सर। अच्छा, सवाल जो बुक के अंदर था उसके अंदर हमें सिर्फ ये फाइंड आउट करना था रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट फाइंड आउट करके मैंने यहाँ पे शो कर दिया, बस ये हमारा आंसर है। बट यहाँ पर मैं एडिशनल एक और दो चीजें फाइंड आउट करता हूँ अपनी प्रैक्टिस के लिए, वो देखो। सो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट या आर में पूरा दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, दैट हमारा जो रिजल्टेंट था वो इक्वल था 18.66 आई प्लस 22.32 जे। अगर मुझे साथ साथ वेक्टर फाइंड आउट करने के साथ साथ मुझे बोलते कि मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करो और डायरेक्शन भी फाइंड आउट करो, ठीक है, सवाल हमारा वहां पे एंड हो गया है। मैं यहाँ पर दो चीजें एडिशनल फाइंड कर रहा हूं कि अगर ये चीज फाइंड आउट करने को कही जाए तो हम कैसे करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके, सो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल्स टू AX प्लस AY। या आर वेक्टर है तो ए नहीं आएगा ना यहाँ पे, और RX प्लस फिर RY। आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ये आंसर आएगा, ठीक है? ओके सर। 18.66 का स्क्वायर प्लस 22.32 का स्क्वायर, इस एक्सप्रेशन को मुझे सॉल्व करके दिखा दो। सर मेरे पास 392.8 आ रहा है। स्क्वायर रूट ले लो उसका, सर 19.82।
19.82 आ रहा है। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ आंसर। हमने क्या किया, 18.66 का स्क्वायर और प्लस 22.32 स्क्वायर। ठीक है, 846.32 और फिर इसका हम जो है वो 846 स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। सो ठीक है, 29 पॉइंट समथिंग आ रहा है। कैलकुलेशन तुम चेक कर लेना दोबारा, ये हमारा आंसर आ रहा है। ये सब मैंने वापस से किया तो 29 आ रहा है। ठीक है, मेरे रिजल्टेंट कैलकुलेट करना समझ आ गया। यस सर। ठीक है, तो अब हम डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं। अब मुझे बताओ डायरेक्शन के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? सर थीटा tan इनवर्स इज इक्वल्स टू rx प्लस ry अपॉन rx। y कंपोनेंट ऊपर आएगा, आर वाई अपॉन आर एक्स। अब यहाँ देखो, ये वाला पूरा आर एक्स है और ये वाला कंपोनेंट हमारा आर वाई है। तो मुझे कोऑर्डिनेट बताओ कौन सा हुआ? सर ry के पास 22.32 आएगा और rx के पास 18.66 आएगा। ठीक है, वो सही है। मैंने पूछा क्वाड्रेंट कौन सा होगा थीटा का। सर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपने आंसर के अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरा जो फाइनल आंसर होगा वही एंगल बनेगा। तो ये चीज कैलकुलेट करके बताओ आंसर क्या आ रहा है। सर मेरे पास 50.10 आ रहा है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 50.10 डिग्री, बिल्कुल सही है। तो यहाँ हमें कोई 360 से माइनस नहीं करना, 180 से माइनस नहीं करना और 180 में प्लस नहीं करना, बिकॉज थीटा हमारा ऑलरेडी जो है वो सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही लाई कर रहा है। ठीक है, यस सर। ओके। सो एक और सवाल सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल 2.3। एग्जाम्पल 2.3 हमारी पेज 31 के ऊपर मौजूद है। अच्छा, इस सवाल में देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। हमें थीटा फाइंड आउट करना है। मेरी ना कहीं और अभी क्लास है तो मुझे जाना होगा अभी। ओके ओके, सही है। तो फिर मैं जो है वो हम इसको यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट हम जो है याद दिलाना, 2.3 भी थोड़ी टिपिकल डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन है, तो मैं जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको सॉल्व करवाऊंगा। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।